नमस्कार। क्या SC/ST एक्ट की कार्यवाही के उल्लंघन में SC/ST एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश को हाई कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है? लखनऊ के SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने एक्ट की धारा 15A(3) अभियुक्त को अंतरिम बेल देते समय पीड़ित को सुनवाई का अवसर न देने, धारा 15A(10) के अंतर्गत कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग न करने और 2 साल तक समनिंग आदेश पत्रावली पर कार्यवाही न करने और उसे पुलिस को न भेजने और इन आरोपों में अपने विरुद्ध दाखिल SC/ST एक्ट की धारा 4 के मुकदमे को खुद ही सुनवाई कर CRPC की धारा 479 का उल्लंघन करने के मामले की अपील पर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के विद्वान न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने SC/ST एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार और लिपिक अर्जुन सिंह को 23 मई 2023 को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 1 हफ्ते में होगी। जानते हैं मामला क्या है। अनुसूचित जाति के सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह के साथ एक सवर्ण एडवोकेट ने राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय परिसर लखनऊ में उनके 75 टुकड़े करने, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की आपराधिक घटना को अंजाम दिया था। आपराधिक घटना मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। श्री हरपाल सिंह ने थाने से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित हर स्तर पर शिकायत की, पर उनका मुकदमा नहीं लिखा गया। 14 माह बाद SC/ST प्रकोष्ठ लखनऊ के आदेश पर जनपद गाजीपुर के पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने FIR से पहले प्रारंभिक जांच करके FIR करने की संस्तुति की, जिसके आधार पर हरपाल सिंह की FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के 6 माह बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और मुलजिम को पत्रावली पर तो नोटिस जारी करते रहे, परंतु उसे पुलिस को नहीं भेजा गया। अंत में गैर जमानती वारंट जारी हुआ, उसे भी पुलिस को नहीं भेजा गया। इसी बीच अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच से एक आदेश ले आया और उसके आधार पर विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट कोर्ट ने SC/ST कोर्ट में बेल हेतु आवेदन किया, जिसके अंतर्गत पीड़ित को SC/ST एक्ट की धारा 15A(3) के अंतर्गत सुनवाई का विधियुक्त अवसर दिए बिना अभियुक्त को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई। हरपाल सिंह ने माननीय जज साहब और उनके कार्यालय के लिपिक के विरुद्ध SC/ST एक्ट की धारा 4 एवं IPC की धारा 166, 167 का बाद विशेष न्यायालय में दाखिल किया, जिसे जज साहब ने मिसलेनियस में दर्ज न करके मूल मुकदमे का नंबर और केस टाइटल डालकर निरस्त कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने SC/ST एक्ट के मुताबिक मिसलेनियस केस दर्ज करने और केस टाइटल ठीक करने का प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश को दिया। आदेश दुरुस्त करने के प्रार्थना पत्र को भी माननीय जज साहब ने खारिज कर दिया, जबकि CRPC की धारा 479 में प्रावधान किया गया है कि यदि बाद में मजिस्ट्रेट को पक्षकार बनाया गया तो वो उस केस की सुनवाई स्वयं नहीं करेगा, परंतु फिर भी CRPC की धारा 479 का उल्लंघन कर जज साहब ने अपने विरुद्ध SC/ST एक्ट के बाद की सुनवाई स्वयं की और बाद को निरस्त कर दिया। मजबूर होकर पीड़ित हरपाल सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में विशेष न्यायाधीश के आदेश को क्रिमिनल अपील संख्या 1610/2023 में चुनौती दी, जिस पर 23 मई 2023 को सुनवाई हुई और विद्वान न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SC/ST एक्ट कोर्ट के माननीय न्यायाधीश नरेंद्र कुमार एवं लिपिक अर्जुन सिंह को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब दाखिल करने का आदेश पारित कर दिया। अपील पर अगली सुनवाई 10 जुलाई 2023 को होगी। अब सवाल यह उठता है कि जिस विशेष न्यायालय के ऊपर SC/ST एक्ट के पालन करने की जिम्मेदारी है, यदि वही उल्लंघन करने लगे तो विधि द्वारा स्थापित, संसद द्वारा पारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित SC/ST एक्ट के पीड़ितों को न्याय
कौन देगा। परंतु हरपाल सिंह जैसे लोगों की तरह यदि पीड़ितों ने लड़ना शुरू कर दिया तो वह दिन दूर नहीं है जब संविधान और संसद की मंशा के अनुरूप न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। जानते हैं पूरे केस की हिस्ट्री वादी हरपाल सिंह जी के साथ उनके सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता राजकुमार जी से। मैं पत्रकार सुसीम शास्त्री। जी, आप अपना पूरा परिचय बताएं। प्रिय साथियों, मेरा परिचय है, मेरा नाम हरपाल सिंह है और मैं आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। आपके साथ एट्रोसिटी एक्ट से रिलेटेड कोई घटना घटी है जी, उसका थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या हुआ। मैं आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं मांग करके भ्रष्टाचार उजागर करता रहता हूं। उसी के तहत जो है मुझको सूचना मांगने पर 29/4/2019 को आरटीआई भवन के सुनवाई कक्ष संख्या 3 व 4 के बाहर शैलेंद्र सिंह चौहान अधिवक्ता ने मुझे हत्या करने की 75 टुकड़ा करने की धमकी दी थी, जिसकी मैंने एफआईआर दर्ज करने के लिए उसी दिन थाना विभूतिखंड में एफआईआर की एप्लीकेशन दी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला गया। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैंने यहाँ के एसएसपी को, पुलिस आयुक्त लखनऊ को भी उसकी शिकायत की। उसके बाद भी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैंने यहाँ तक कि भारत संघ के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ऐसा कोई दफ्तर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं रहा जिसको मैंने नहीं खटखटाया। यहाँ तक कि फिर मैंने उसके लिए 156(3) भी न्यायालय में की थी, वो भी मेरी खारिज हो गई थी। परिवाद भी खारिज हो गया था, परिवाद में तब्दील कर दिया था उसको। फिर मैंने डीजीपी स्पेशल इंक्वायरी को शिकायत की, डीजीपी स्पेशल इंक्वायरी को भी की, डीजीपी हेडक्वार्टर को भी शिकायत की थी। डीजीपी स्पेशल इंक्वायरी में उस टाइम मोदी साहब थे। मैं उनको मिला कि गोमती नगर वाले जो हैं सर्किल वाले, वो मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि पहले एफआईआर दर्ज होना ज़रूरी है, जांच वेचना बाद में होगी। तो उन्होंने इसको जो है गाजीपुर सर्किल को भिजवा दिया। तो गाजीपुर सर्किल से ये पुष्टि हो गई कि प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए गए। उसके बाद जो है जांच होकर जब आ गई तो उसके बाद में फिर मेरी एफआईआर 6 जुलाई 2020 में, यानी कि 14 महीने 7 दिन में मेरी एफआईआर दर्ज हुई, जबकि 29/4/2019 में ही मेरी एफआईआर दर्ज होनी थी। वकील साहब, अब आप बताइए कि पुलिस की क्या भूमिका रही इस केस में। देखिए, SC/ST एक्ट का सेक्शन 4 लिखा गया है और सेक्शन 4(1) में पहले दंड लिखा गया है, पनिशमेंट लिखा गया है कि यदि कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है, SC/ST एक्ट और इसके बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 6 माह से लेकर 1 साल तक के दंड की व्यवस्था की गई है 4(1) में। इसी सेक्शन के 4(2) में 2 का ए में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके साथ SC/ST एक्ट की एट्रोसिटी हुई है तो वो थाने पर यदि जाए मौखिक या लिखित तहरीर देता है तो वो अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। थानेदार की ड्यूटी है कि वो उसको अनिवार्य रूप से दर्ज करे। और 4(2)B में ये कहा गया है सही धाराओं में दर्ज करे। और C में ये कहा गया 4(2)C में कि उसकी एक प्रति जो है पीड़ित को तत्काल उपलब्ध कराए। तो जिस सेक्शन को एफआईआर के जिस सेक्शन को हमारे देश की पार्लियामेंट ने जो है एफआईआर लिखने की ड्यूटी को जो है दंड से शुरू किया गया कि पहले दंड लिखा गया और उसके बाद में जो है उस सेक्शन की ड्यूटी लिखी गई है, उसके बाद भी जो है इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। SC/ST एक्ट के जो नियम जो हैं बनाए गए थे, पार्लियामेंट ने जो नियम बनाए हैं SC/ST एक्ट के, 1995 में बहुत बड़ी नियमावली बनी थी, पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई थी। उसके नियम 5(1) में व्यवस्था की गई थी, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का पीड़ित है और उसके साथ कोई एट्रोसिटी हुई है और वो थाने पर तहरीर देता है, चाहे मौखिक सूचना देता है या लिखित देता है, तो उसके बाद उसको अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। तो पुलिस ने जो है उसको दर्ज नहीं किया। उसके बाद दूसरी गलती जो है पुलिस की ये रही है कि इस केस में एफआईआर से पहले जांच कराई गई है। पूरे देश में जो है
2 अप्रैल 2018 को एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है पूरे उत्तर भारत में हुआ था, जिसमें दर्जनों लोग जो है शहीद हो गए थे अनुसूचित जाति के, और कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा था। उसके बाद जो है देश की पार्लियामेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके ये कहा था कि FIR से पहले जांच नहीं होगी और गिरफ्तारी से पहले किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस केस में जो है जो SC/ST एक्ट का विशेष जो है इंक्वायरी प्रकोष्ठ है, उन्होंने FIR से पहले जो है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के CO को जो है भेज कर इंक्वायरी कराई है। तो दूसरे स्तर पर जो है जो SC/ST एक्ट के स्पेशल इंक्वायरी के DG हैं, उन्होंने जो है इसमें अपराध किया है कि उन्होंने जो है FIR से पहले इसमें जांच कराई गई है। और जिस बीच में जो है जिन्होंने FIR नहीं की, 3 जो हैं पुलिस इंस्पेक्टर इसमें रहे हैं लखनऊ के उस थाने में, वो तीनों इंस्पेक्टर इसमें दोषी हैं। DG पुलिस इंक्वायरी दोषी है, जिस CO ने जांच करी है भले ही वो किसी के आदेश पर की है, वो भी इसमें जो है दोषी है। तो ये एक ऐसा विचित्र केस है जिसमें मुलजिम जो हैं, अब एक जो है एडवोकेट थे, लेकिन एडवोकेट के साथ में जो है इसमें जज साहब भी जो है मुलजिम की प्रपोज अभियुक्त की जय श्रेणी में आ गए हैं। आने वाला समय बताएगा कि सेक्शन 4 जो है SC/ST एक्ट में जो है जो 89 में लिखा गया था, अब तक देश भर में जो है इसका कोई प्रॉपर रास्ता जो है न्यायालयों के द्वारा जो है नहीं बन पाया कि अधिकारियों को कैसे दंडित किया जाएगा। अब इसमें जो है पुलिस के कई सारे अधिकारी से लेकर जो है जजेज के खिलाफ यदि मुकदमे डले हैं तो निश्चित रूप से केस जो है हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसकी जो है एक सही व्याख्या जो है सेक्शन 4 की होगी। हालांकि जो है इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जो है 17 अक्टूबर 2022 में एक अभी हाल ही में आदेश आया था, उन्होंने इसमें व्याख्या की गई थी कि SC/ST एक्ट का जो सेक्शन 4 है, जिसमें दंड की व्यवस्था की गई है लोक सेवकों के खिलाफ, लोक सेवक की वही परिभाषा होगी जो IPC की धारा 21 में जो है कही गई है। IPC की धारा 21 के सेक्शन 3 में जो है जज को लोक सेवक माना गया है। तो इसलिए जो है ये लोक सेवक हैं, और जो लोग जो हैं सरकार से वेतन लेते हैं वो सारे लोक सेवक हैं, और वो यदि SC/ST एक्ट का वायलेशन करेगा, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हैं, तो उसके लिए जो है दंड की व्यवस्था है। भारत के संविधान के आर्टिकल 361 में कानून के समक्ष जो समानता की व्यवस्था की गई है, सिर्फ 2 लोगों को छूट दी गई है, महामहिम राष्ट्रपति को और गवर्नर महोदय को। तो उनको जो है यदि उनके टर्नओवर के बीच में जो है कोई आपराधिक घटना होती है उनसे जाने अनजाने में, तो वो किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती उनके टर्नओवर के दिना समय। लेकिन उनके रिटायरमेंट होने के बाद, उनके पद से हटने के बाद उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई चल सकती है। और यहाँ तो जो है इसके अलावा और किसी को प्रोटेक्शन संविधान में तो नहीं मिला। वकील साहब, आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि चार्जशीट कोर्ट पहुंच चुकी है। अब हम जानना चाहेंगे कि SC/ST एक्ट की चार्जशीट जब कोर्ट में पहुंच जाती है तो कोर्ट क्या लीगल प्रक्रियाएं करता है और क्या उसने की और क्या नहीं की। SC/ST एक्ट के धारा 14 के अनुसार विशेष न्यायालयों का गठन जो है पूरे देश भर में हुआ है, और जैसे ही चार्जशीट न्यायालय में पहुंचती है तो सबसे पहले न्यायालय चार्जशीट का संज्ञान लेता है, और संज्ञान लेने के बाद मुलजिम को तलब किया जाता है, और उसकी डे बाय डे सुनवाई करने का प्रोविज़न SC/ST एक्ट की धारा 14(3) में किया गया है। परंतु देश भर में ऐसा देखने को आ रहा है, और हरपाल सिंह जी के मामले में भी यही देखने में आया है कि केस की सुनवाई डे बाय डे नहीं हो पा रही है, और न ही केस 60 दिन में डिसाइड हो पा रहे हैं। इनके मामले में जैसे ही चार्जशीट पहुंची तो संज्ञान लिया अदालत ने, और लेने के बाद समन जारी हुआ है। समन जारी लगातार 3-3 महीने की डेट लगती रही और समन जारी होता रहा, लेकिन वो समन पुलिस को नहीं उपलब्ध कराया गया, जिससे SC/ST कोर्ट का जो न्यायालय है, उसका जो कार्यालय है, उसकी भूमिका जो है इसमें संदिग्ध हो गई, चूँकि उन्होंने नोटिस को पुलिस को जो है नहीं दिया गया और अभियुक्त जो है वहाँ नहीं आया। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के साथ जो है न्यायालय का जो कार्यालय है उसकी सांठगांठ रही है। और फिर उसमें BW जारी हुआ, BW भी नहीं जो है वो किया गया। फिर उसमें NPW हुआ, NPW भी नहीं पुलिस को उपलब्ध कराया गया। उसके बाद अभियुक्त ने जो है चार्जशीट की कॉपी और NPW की कॉपी लेकर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में उन्होंने केस योजित कर दिया। 482 में जो है वो गए हैं, और वो खुद एडवोकेट हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान एक एडवोकेट हैं। इस केस के हरपाल सिंह
के जो केस है इसके अभियुक्त जो है एक एडवोकेट हैं। एडवोकेट को पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। SC/ST एक्ट के किसी भी ऑर्डर की केवल अपील हो सकती है, परंतु उसने जानबूझकर यदि वो अपील करता तो हमें सुनवाई का हाईकोर्ट में अवसर मिलता, लेकिन उसने 482 में एप्लीकेशन लगाई और 482 की एप्लीकेशन SC/ST कोर्ट के आदेश के सामने मेंटेनेबल नहीं है, तो उसने एक ऑर्डर वहाँ से करा लिया। हालांकि हाई कोर्ट ने उसको कोई ज़्यादा राहत नहीं दी। हाई कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू लॉ इनके जो है बेल एप्लीकेशन को डिसाइड कर दीजिए, ये ऑर्डर हुआ था। उसके बाद जैसे ही उसने बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई तो अदालत ने SC/ST एक्ट के सेक्शन 15(3) का वायलेशन किया, जिसमें पीड़ित को युक्त अवसर जो है दिया जाना अनिवार्य है अभियुक्त के किसी भी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के समय। तो 14(3) का वायलेशन हुआ है। और उसके बाद SC/ST एक्ट का 15(3) ये कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग होगी SC/ST एक्ट के संबंध में वो वीडियो रिकॉर्डेड होगी। इनके केस में अदालत ने जब अभियुक्त को अंतरिम जमानत दी गई तो उसकी वीडियोग्राफी नहीं कराई गई। हालांकि इस पे भी एक सवाल उठता है, अंतरिम जमानत देने का कोई प्राविधान नहीं है हमारे CRPC IPC में, अंतिम जमानत नहीं होती। चूँकि इस इशू को भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पूरे देश भर की अदालतें जो है अंतरिम जमानतें SC/ST एक्ट में दे रही हैं। अंतरिम जमानत का जो है एक आर्डर हाईकोर्ट के आर्डर से जो है किया गया था कि यदि कोई ऐसा महत्वपूर्ण मामला आ जाए, कोई बीमार आदमी हो, कोई बहुत बुजुर्ग आदमी हो जिसको जेल में रखना ठीक नहीं है, और उत्तर प्रदेश में जो है एंटीसिपेटरी बेल लागू नहीं थी, 438 की जो एंटीसिपेटरी बेल दी जाती थी, तो उस समय एक रास्ता बनाया गया था हाई कोर्ट ने कि यदि किसी व्यक्ति को जो जेल ना भेजा जाए, जो है जिसका उसके जान को खतरा हो, कोई विपरीत परिस्थिति हो, तो उसको अंतरिम जमानत देकर छोड़ दिया जाए, बाद में उसकी रेगुलर जमानत कर ली जाए, जो है ये व्यवस्था थी। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल आने के बाद स्टेट में ये वाला मामला अंतरिम वाला जो है ऑटोमेटिक ही समाप्त हो चुका है। और अब इसमें जो है अंतरिम बेल जो है वो बिल्कुल ही जो है देनी नहीं चाहिए। तो इसके बाद जो है इन्होंने बेल दी गई उनको, अंतरिम बेल, और अंतरिम बेल पे इनको सुनवाई का मौका नहीं दिया। SC/ST जो कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने 2 उल्लंघन कर दिए। एक उल्लंघन जो है उन्होंने सबसे पहले ये कर दिया कि उन्होंने 14(3) का वायलेशन किया, युक्त अवसर जो है अभियुक्त को जमानत देते समय पीड़ित को अवसर नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की। तीसरा, उनका जो अपराध है कि प्रतिदिन सुनवाई होनी चाहिए 14(3) के अंतर्गत, उन्होंने प्रतिदिन सुनवाई नहीं की। और जो पत्रावली पर जो है जो आदेश हुए हैं, समनिंग ऑर्डर हुए हैं, उनको जो है पुलिस को नहीं भेजा गया, अभियुक्त तक वो नहीं पहुँचे, सूचना अभियुक्त तक नहीं पहुँची। तो ये जब वायलेशन ये तीनों इन्होंने कर दिए तो इन्होंने फिर जो है SC/ST विशेष न्यायालय में सेक्शन 4 का मुकदमा लेकर गए। सेक्शन 4 में कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति का नहीं है, यदि SC/ST एक्ट 1989 और इसके बनाए गए नियमों का कोई अधिकारी जानबूझकर उल्लंघन करता है तो उसको 6 माह से लेकर 1 साल तक की सजा का प्राविधान है। अब यहाँ SC/ST एक्ट में उन्होंने 15(3) का वायलेशन कर दिया, 15(7) का वायलेशन, 15(10) का वायलेशन कर दिया, तो और 14(3) का भी वायलेशन हो गया। तो इन्होंने उस वायलेशन के लिए SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायालय में जो है सेक्शन 4 का मुकदमा, पदीय दायित्व का उल्लंघन और सेक्शन 4 का मुकदमा डाला। इसके लिए भी SC/ST एक्ट की 15(8) में ये व्यवस्था की गई है, यदि कोई पीड़ित जो है, कोई शिकायत पीड़ित की है और उसका कोई वो मुकदमा न्यायालय में लाता है तो उसके लिए उसको मिसलेनियस में जो है प्रकीर्ण दांडिक वाद में जो है रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसमें जो है 2 महीने में उसकी कार्रवाई पूरी की जाएगी। इस केस में जो है अदालत ने 15(8) का गैस उपसेक्शन उसका वायलेशन करके उस केस को अलग से रजिस्टर्ड नहीं किया। क्या करना चाहिए था कोर्ट को? उसको मिसलेनियस दांडिक वाद जो है रजिस्टर्ड करना चाहिए था। किसके बनाम किसके? उसके हरपाल सिंह बनाम जो है नरेंद्र कुमार जो है केस का टाइटल था हमारा, जो जज हैं SC/ST कोर्ट के, उनके नाम करना था। और उसको ये ना करके हरपाल सिंह बनाम शैलेंद्र सिंह चौहान के नाम से उसको दर्ज कर दिया। और इसके जो सेक्शन थे, जो हरपाल सिंह जी ने मुकदमा किया था, इसके सेक्शन थे 166, 167 और SC/ST एक्ट का सेक्शन 4। तो इन धाराओं में जो है मुकदमा जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए था। रजिस्टर्ड होकर इसमें जो है अभियुक्त को नोटिस जारी होना था। यहाँ अदालत ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी, CRPC का सेक्शन
479 479 है। उसमें कहा गया है कि यदि किसी केस में जो है मजिस्ट्रेट को जो है पक्षकार बनाया जाता है तो उस केस में मजिस्ट्रेट अपने केस को खुद नहीं सुनेगा, तो उन्होंने इसका वायलेशन करके उस केस को खुद ही सुन लिया और सुनने में भी उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी SC/ST एक्ट के वायलेशन करने की। उसमें एक उसको नया केस नंबर डालना था, वो नया नंबर नहीं डाला, केस का टाइटल गलत हो गया, केस के सेक्शन गलत हो गए। टाइटल गलत क्या हो गया, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया? केस का टाइटल था हरपाल सिंह बनाम नरेंद्र कुमार SC/ST एक्ट कोर्ट, और हो गया हरपाल सिंह बनाम शैलेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार। और धारा सेक्शन इसमें थी 166 167 और सेक्शन 4 SC/ST एक्ट, और उसमें हो गई 504 506 और 325 कै SC/ST एक्ट, ये हो गए इसमें। ये जो पुराने वाला इनका केस चल रहा था उसके सेक्शन लिखे गए, उसी का उसमें केस टाइटल जो है लिखा गया। तो ये एक नया तरीका, ये जो है नया जो है ये इसमें जो है अपराध हुआ है। इस वायलेशन के अगेंस्ट में फिर आपने क्या किया, आगे की कार्रवाई? जब ये ऑर्डर हमारे संज्ञान में आया तो हमने सोचा कि ये लिपिकीय त्रुटि हो गई है इस ऑर्डर में, और हमने इसका जो है उस ऑर्डर को दुरुस्त कराने के लिए अदालत से गुहार लगाई कि इस केस की अपील हमें ऑन लेवल हाई कोर्ट में करनी है, इसलिए जो है इस ऑर्डर का जो है केस टाइटल और इसके सेक्शन जो है ठीक कर दिया जाए, लिपिकीय त्रुटि से गलत हो गया जाए। तो वो एप्लीकेशन भी हमारी अदालत ने जो है खारिज कर दी SC/ST कोर्ट ने, और खारिज करने के बाद फिर हम लोग जो है इस केस को हाई कोर्ट में इसकी अपील दाखिल की 14A के तहत। तो 14(1) में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने इसकी अपील की, इस ऑर्डर की SC/ST कोर्ट के आदेश की, और उसमें जो है 25 मई 2023 को ऑनरेबल श्री प्रकाश सिंह न्यायमूर्ति जी के सामने रखा गया, और वहाँ जो है इसमें जो नरेंद्र कुमार हैं SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश और अर्जुन सिंह जो लिपिक हैं, उन दोनों को नोटिस जारी हुआ है और उनको कहा गया कि जल्दी से जल्दी इसमें आप सब प्रति शपथ पत्र जो है दाखिल करें। काउंटर्स एफिडेविट में दाखिल करने के लिए उसमें जो है बात कही गई है, जो हमने जो है क्वेश्चन उसमें उठाए हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, विधि के प्रश्न हैं, कुछ उसमें फैक्ट के प्रश्न हैं, उन सब के बारे में जो है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने जो है उनसे जवाब तलब किया है, और जुलाई में जो है इसकी जो है 10 जुलाई के आसपास इसकी सुनवाई होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में जो है जो अनियमितताएँ हुई हैं SC/ST एक्ट के प्राविधानों के अनुसार ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इसमें जो है निर्णय लेगा, और जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है कठोरतम कार्रवाई होगी। वकील साहब, एक एक्ट बना है जिसे हम कहते हैं जजेज प्रोटेक्शन एक्ट 1985, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जजेज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 में बना है और SC/ST एक्ट 1989 में बना है, और SC/ST एक्ट का सेक्शन 20 जो है सारे एक्ट के ऊपर ओवरराइड इफेक्ट रखता है, यानी जहां दो एक्ट का टकराव होगा तो SC/ST एक्ट को माना जाएगा, दूसरे को जो है नहीं माना जाएगा। तो दूसरी बात, जजेज प्रोटेक्शन एक्ट की जो है सेक्शन 3 है, उसमें तो कहा गया है कि जो है किसी जो है जज के विरुद्ध जो है क्रिमिनल और सिविल जो है मुकदमा नहीं चल सकता, जो है उनके जो हैं जो सरकारी काम जो है करते हैं, न्यायिक निर्णय देते हैं उसके बीच में। लेकिन उसी 3 का 2 सेक्शन जो है, जजेज प्रोटेक्शन एक्ट का 3(2) जो सेक्शन है, उसमें यह कहा गया है कि यदि कोई जो है जज जो है कोई ऐसी गलती करता है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्य कोई भी एजेंसी जो कानून के अनुसार बनी हो तो वो उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल और सिविल मुकदमा करने की छूट देते हैं। तो जजेज प्रोटेक्शन एक्ट एक तरफ उनको जो है सुरक्षा देता है, दूसरी तरफ सुरक्षा छीन लेता है, और सुरक्षा जो है हमेशा जो है इम्यूनिटी जो दी जाती है वो इम्यूनिटी हमेशा जो है कानून के अनुसार काम करने के लिए दी जाती है। यदि कानून के खिलाफ व्यक्ति काम करेगा, कानून का उल्लंघन करके काम करेगा, तो इस देश में कोई इम्यूनिटी नहीं दी जाती। मैं सेक्शन 4 SC/ST एक्ट का मैंने बताया है कि सेक्शन 4 में जो है लोक सेवक को दंड दिया गया है, लेकिन यही SC/ST एक्ट का सेक्शन 22 ये भी कहता है, ये इम्यूनिटी देता है कि यदि कोई भी लोक सेवक SC/ST एक्ट के नियमों के अनुसार काम करेगा
तो उसके खिलाफ देश के किसी भी न्यायालय में जो है कोई मुकदमा योजित नहीं हो सकता, चाहे वो जज है, चाहे वो IAS अफसर है, चाहे वो CO है, चाहे थानेदार है। तो जज खुद हमारा SC/ST एक्ट जो है उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। जो लोग जो है SC/ST एक्ट का पालन करेंगे और जो लोग उल्लंघन करेंगे उनको जो है दंड की व्यवस्था की गई है। हालांकि IPC का सेक्शन 219 उसमें यह कहा गया है कि यदि जो है कोई भी जज कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको 7 साल तक की सजा का जो है प्राविधान किया गया है। हालांकि हरपाल सिंह वाले केस में सेक्शन जो है 219 उसमें नहीं है, उसमें नहीं लगाया गया है, लेकिन जो है IPC का सेक्शन 219 है, वो जजों के खिलाफ 7 साल तक की सजा उनके कदाचरण के लिए, भ्रष्टाचरण के लिए जो है वो IPC का सेक्शन जो है दे रहा है, प्राविधान करता है। प्राविधान करता है।